नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे कि हम सबको शायद एक सीख मिलने वाली है। ये कहानी है स्मिता की। स्मिता जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी, वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। स्मिता को अचानक से ना जाने क्यों और कैसे काला जादू की तरफ उसका झुकाव हो गया और उसे इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा रुचि अचानक से बढ़ गई कि उसका ये मन था वो इन चीज़ों को जाने समझे, जितना ज़्यादा हो सके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे। उसने धीरे धीरे करके किताबें पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, सब कुछ शुरू कर दिया। ये चीज़ बढ़ते बढ़ते अब उसके लिए इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने काला जादू सीखने का तय कर लिया। स्मिता के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन जब से उसकी रुचि इन चीज़ों की तरफ बढ़ी थी, उसके लाइफ में कहने के लिए सिर्फ 2-3 दोस्त ही रह गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात करना अब पसंद ही नहीं करती थी। वो ज़्यादातर वक्त अपने इन्हीं किताबों के साथ बिताया करती थी। स्मिता एक बार किसी काम के लिए अपनी एक जानने वाली के यहाँ गई और जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने वो चीज़ें देखी जिसमें आज तक उसका इंटरेस्ट था। वहाँ उसके घर में उसके पिता काला जादू कर रहे थे। स्मिता इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर चुकी थी कि उन चीज़ों को देखकर समझते उसे बिल्कुल देर नहीं लगी कि वहाँ पर क्या क्रिया की जा रही है। स्मिता चुपचाप दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर उन चीज़ों को पहले देखती रही और जब वो क्रिया समाप्त हो चुकी तब वो घर के अंदर आई और उसने डायरेक्ट उन्हीं अंकल से इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन अंकल ने इस चीज़ को टालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे इन चीज़ों में एक बार आ जाने का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को खो देना, और हर किसी से इतनी शक्तियाँ संभाले नहीं संभलती हैं। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्मिता इतनी छोटी सी उम्र में इन सारी चीज़ों में घुस जाए, और इन चीज़ों के तरफ उसका झुकाव जानकारी देखकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। पहले तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ये चीज़ें उसे बिल्कुल नहीं सिखाने वाले हैं, लेकिन स्मिता अब लगातार उनके घर पर आना जाना करने लगी और बार बार उनसे यही बातें दोहराती थी कि उसे इस क्रिया को सीखना ही है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उसके इतना जोर देने के बाद भी वो अंकल मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब स्मिता का दिमाग चलने लगा। उसने अब अंकल के इन क्रियाओं को छुप छुप कर देखना शुरू किया और धीरे धीरे उन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट वो अपने घर पर आकर करने लगी, बिना किसी को पता लगे। अब वो ये चीज़ें छुपकर देख रही थी और कर रही थी। ये बात ना तो उस इंसान को पता थी और ना ही स्मिता के घर वालों को। धीरे धीरे स्मिता अब काफ़ी कुछ करना सीख रही थी, इसलिए स्मिता को अब इन चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखना था। ये देखना था और जानना था कि वो अब जो भी कर रही है उसमें असर कितना है। वो जो चीज़ें जिस तरीके से करती है वो चीज़ें सफल होंगी या नहीं। इसके लिए स्मिता को कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि उससे अपनी इन चीज़ों में मदद कर सके। मतलब स्मिता वो चीज़ें उस इंसान के लिए करे या फिर उसकी किसी और मदद के लिए। स्मिता अब इसी चीज़ में लग चुकी थी। आखिरकार स्मिता की ये तलाश
अब एक रंग लाने वाली थी। स्मिता के क्लास में उसकी एक सहेली, जिसकी छोटी बहन अचानक से बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, और स्मिता कब से अपनी उस क्लासमेट के वापस स्कूल आने का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन वो स्कूल आई, लेकिन वो अभी भी इस सदमे से उबरी नहीं थी। वो इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी बहन के बहुत ज़्यादा करीब थी। उसके लिए उसकी दोस्त, उसकी सहेली, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन ही थी। उसके अंदर एक मलाल ये भी था कि उसके आखिरी वक्त में जब उसकी बहन उससे मिलना चाहती थी, तब वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी थी। उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। जब स्मिता ने देखा कि वो स्कूल आ चुकी है, वो उससे बात करने का मौका ढूंढने लगी। आखिरकार लंच के वक्त पर स्मिता ने वो मौका भी ढूंढ लिया। वो लड़की अकेले एक कोने में बैठी हुई, अपना लंच बॉक्स अपने हाथ में पकड़ी हुई, अपनी बहन के ही ख्यालों में खोई हुई थी। लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्मिता उसके पास पहुंच गई। उसके पास पहुंचकर उसके बगल में बैठकर पहले तो स्मिता ने झूठा दिलासा देने का नाटक किया। जब थोड़ी देर में वो लड़की सामान्य हुई, तब स्मिता ने उससे सारी बातें जानने की कोशिश की। वो लड़की भी जितने दुख में थी, उसे अपना मन हल्का करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। वो स्मिता की बातों में आ चुकी थी। उसने तुरंत स्मिता से वो सारी बातें कह दी जो कि उसके मन में थी। उसके मन में ये भी था कि काश एक बार वो किसी भी तरह से अपनी बहन से मिल सके, बात कर सके, ताकि वो ये जान सके कि उसकी बहन आखिरी वक्त में उससे क्या कहना चाहती थी, और उसकी अंतिम इच्छा जो भी हो वो पूरी करना चाहती थी। ये बात सुनते ही स्मिता ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम अगर मेरी बातों पे सच में विश्वास करोगी तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस लड़की ने कहा, बोलो ना, क्या बताना चाहती हो? स्मिता ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से बात करवा सकती हूँ, उससे मिलवा भी सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन याद रखना, तुम्हें इस बारे में कभी भी किसी से भी कोई जिक्र नहीं करना है। ये बात सुनते ही वो लड़की खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत कहा, क्या तुम सच कह रही हो स्मिता? तुम सच में मेरी बहन से मुझे मिलवा सकती हो, उससे बात करवा सकती हो? स्मिता ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें बस मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। उस लड़की ने बिना सुने ही सारी बातें मानने को हाँ कर दिया और कहा, हाँ तुम बताओ, तुम जो जैसा कहोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मुझे मेरी बहन से बात करवा दो। स्मिता ने कहा, ठीक है, हम ये आज ही करेंगे, और आज स्कूल खत्म होने के बाद हम ये चीज़ें करने वाले हैं। याद रखना, हम ये चीज़ जब करेंगे तब सारे लोग स्कूल से जा चुके हों, तभी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया हमें एकांत में करनी है। और वो लड़की इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो गई। स्मिता ने अपना सारा प्लान उस लड़की को अच्छे से समझा दिया। उसने कहा, हम कहीं भी जाकर छुप जाएंगे और सबके स्कूल से जाने का इंतज़ार करेंगे। और स्मिता तो अब ये चीज़ें अक्सर किया करती थी, इसलिए ऐसी सारी चीज़ें उसके बैग में हमेशा ही हुआ करती थी। वो लोग अपनी प्लानिंग के अनुसार आज स्कूल से छुट्टी होने के बाद सबके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा स्कूल खाली हो चुका था। वो दोनों चुपचाप जाकर लाइब्रेरी वाले कमरे में पहुंच गईं और वहां पर स्मिता ने अपनी क्रिया
शुरू कर दी। क्रिया शुरू करते ही थोड़ी ही देर में उस लड़की को वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। लेकिन स्मिता ने उसे समझाया था, चाहे जो भी हो जाए, तुम इस जगह से तब तक नहीं उठोगी जब तक कि तुम्हें मैं ना कह दूं। और ये क्रियाविधि करते करते उन्हें थोड़ा ही वक्त हुआ था कि अचानक से वहाँ पर गार्ड ये चेक करने के लिए आ गया कि सारे बच्चे अच्छे से स्कूल से निकलकर अगर जा चुके हैं तो वो सारे कमरे में ताला लगा दे। इस वजह से वो अब सारे कमरे बंद करके आखिरी में लाइब्रेरी चेक करने के लिए आया था। और वहाँ पर स्मिता बहुत ऊंचे स्वरों में मंत्र उच्चारण कर रही थी, जो सुनकर सिक्योरिटी वाले को समझते हुए देर नहीं लगी कि यहाँ पर कोई बच्चे तो हैं और वो कुछ अजीब सा ही बोल रहे हैं। ये सुनने और देखने के लिए जब वो आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी के उस जगह पर पहुंचा जहां वो दोनों बैठकर वो क्रिया कर रही थीं, तभी उसने जो चीज़ देखी वो चीज़ देखकर उसे भी ये बात समझ में आ गई कि यहाँ कोई सही चीज़ तो नहीं हो रही। और तभी उसने उन दोनों की क्रिया में बाधा डाल दिया। उन सारे चीज़ों पर लाकर पानी फेंक दिया, जिससे कि वहाँ बनाया हुआ सारा चक्र, सारे यंत्र, सब कुछ खराब हो चुके थे। क्रिया के बीच में ही क्रिया में विघ्न पड़ चुका था। अब वो दोनों वहाँ से उठकर चली तो गईं, लेकिन स्मिता अंदर ही अंदर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो बहुत चिढ़ी हुई थी। उसके दिमाग में अब इतना कुछ चल रहा था कि आज पहली बार उसे अपनी क्रिया करके सारी चीज़ें देखने का मौका मिला, और ये मौका भी उससे इसने छीन लिया। अब वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी। और स्मिता वहाँ से अपने घर की तरफ पहुँच गई। स्मिता को अजीब सा एहसास हो रहा था। ये एहसास स्मिता के समझ से बाहर था। वो अपने घर में अंदर गई। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद भी जबकि वो उस कमरे में अकेली थी, उसे उस अकेलेपन का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। स्मिता अब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और आज वो बहुत उदास थी, दुखी थी। इसलिए उसने अपनी आज किसी भी क्रिया को घर पर आने के बाद नहीं किया। ना ही वो उन अंकल के पास छुपकर किसी नई विधि को देखने और सीखने के लिए गई। आज स्मिता अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई और स्मिता पूरे वक्त अपने कमरे में ही बंद रही। अगले दिन अचानक स्मिता के कमरे में स्मिता को कोई साया दिखाई देने लगा। स्मिता अपने कमरे से निकलकर भागकर बाहर आई, क्योंकि वो ये क्रिया तो कर रही थी, लेकिन आज तक उसका सामना ऐसी किसी चीज़ से कभी नहीं हुआ था। वो काफ़ी डर चुकी थी। उसने अपने घर वालों को भी ये चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन उनके आकर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। स्मिता इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो अब अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। स्मिता लगभग 1 हफ्ते तक बीमार ही रही और उसी बीमारी से अचानक उसकी जान चली गई। घर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी बेटी इस तरह अचानक बीमारी से कैसे मर सकती है, क्योंकि उसे तो कोई बड़ी परेशानी थी भी नहीं। घर वाले इस चीज़ से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक एक दिन स्मिता की माँ को स्मिता के कमरे में काफ़ी उथल पुथल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ें उठाकर इधर से उधर फेंक रहा हो। स्मिता की माँ तुरंत
भागकर कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। सारी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उन्होंने इन चीजों को देखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सारा कमरा फिर से पहले जैसा कर दिया। अब स्मिता की माँ इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर भी उनके दिमाग में अब स्मिता की बोली हुई बातें चलने लगी और अगले दिन वापस से यही हुआ। उनको फिर से स्मिता के कमरे में वैसे ही आवाज़ें सुनाई देने लगी। आज उन्होंने कमरे में घुसने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और वो जैसे ही कमरे में आई वैसे ही उन्हें तुरंत वैसा ही काला साया दिखा जो कि स्मिता बता रही थी। उन्होंने उस साए को देखकर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उनके पति कमरे में आ चुके थे, लेकिन उनके आते आते वो साया वहां से गायब हो चुका था। कमरे का सारा सामान फिर से वैसे ही बिखरा पड़ा था। स्मिता की माँ ने सारी बातें अपने पति को बताई। पति ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा वो अपनी बेटी के मौत के सदमे से निकल नहीं पाने की वजह से ऐसी बातें कर रही हैं। और अगले दिन फिर से यही चीज़ें जब होने लगी, स्मिता की माँ ने बिना देर किए अपने पति का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ साथ कमरे में घसीटती हुई लेकर गई। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो आज उन दोनों के नज़रों के सामने वो काला साया था और देखते ही देखते वो दीवार के अंदर समा गया। जिस दीवार पर भी वो समाया करता था उस दीवार पर थोड़ी देर तक काला धब्बा या निशान जैसा बना रहता था और थोड़ी देर में वो निशान अपने आप गायब भी हो जाया करता था। ये चीज़ें देखकर अब उन दोनों को ये महसूस होने लगा कि शायद उनकी बेटी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। इस वजह से पिता ने बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलवाया और पंडित जी को बुलवाकर उनको वो सारी चीज़ें बताईं और दिखाईं भी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता ये आपकी बेटी की आत्मा है, ये कुछ और ही है। इसके लिए मुझे यहाँ आज रात रुककर ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी शक्ति है। पंडित जी आज की रात वहीं पर रुके और उन्होंने अपनी शक्तियों से सारी बातें पता करने की कोशिश की। अगली सुबह स्मिता के माता पिता ने पंडित जी से सब कुछ जानना चाहा। पंडित जी ने भी सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक की स्मिता के माता पिता को बता दी। उन्होंने ये भी बताया कि स्मिता काले जादू का तंत्र क्रिया का प्रयोग करने लगी थी और कैसे उसकी एक तंत्र क्रिया विफल होने पर ये आत्मा उसके ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ गई और इसी आत्मा ने आपके बेटी के प्राण लिए हैं। अब ये आत्मा यहाँ स्मिता के वजह से इस घर में रुक गई है। स्मिता के जाने के बाद भी अब वो ये घर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं इस आत्मा की शांति की कोशिश भी नहीं कर सकता क्योंकि ये जिस काली दुनिया से आई है इसकी शांति करवाना बहुत मुश्किल है और ये आत्मा अभी कुछ ही दिनों में और शक्तिशाली होने वाली है। ये आप दोनों को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है और अगर आप दोनों ने इस घर को अभी तुरंत नहीं छोड़ा तो ये आत्मा कुछ ही दिनों में बारी बारी करके आप दोनों के प्राण भी ले जाएगी। ये बात सुनते ही स्मिता के माता पिता को बहुत दुख लगा कि कैसे उनकी बेटी इन चीज़ों में फंस गई और इन चीज़ों के वजह से उसने अपने प्राण भी गंवा दिए। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। उन चीज़ों को किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता था।
आखिरकार उन दोनों माता पिता के पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि वो अपने उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। वैसे भी उस घर में उनकी बेटी से जुड़ी यादें उन्हें रहने में बहुत तकलीफ दे रही थी। इसलिए उन दोनों ने अगले दिन ही उस घर को छोड़ दिया और कहते हैं आज भी वो घर वैसे ही खाली पड़ा हुआ है और उस घर में आज भी वो काला साया किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है जिसे वो अपना अगला शिकार बना सके। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।